सहायता करता है। आदरणीय रेड्डी साहब ने बिना रसायन और वर्क जो फर्टिलाइज़र के कीटनाशकों जो हमारी जो जिसे हम पॉइज़न कहते हैं, उनके जैविक खेती करने की प्रेरणा को आगे बढ़ाया और उन्होंने कृषि नवाचारों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से अनाज और खासकर अंगूर की वैज्ञानिक खेती में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिससे किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आदरणीय, आपने एक इस अनूठी जो तकनीक है, इसके साथ-साथ दूसरी तकनीक भी विकसित की है, जिसमें आपने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट यानी सीबिया टेक्निक के लिए तो लिया ही लिया है, लेकिन जो दूसरी तकनीक है, उसके लिए भी आपको अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट मिला है और इस तकनीक में जो चावल और गेहूँ को प्राकृतिक रूप से विटामिन डी से समृद्ध करने का तरीका शामिल है। यह नवाचार मानव शरीर में विटामिन डी की कमी को दवाइयों के बजाय जैविक उत्पादों से भरपूर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जब हम सीबीआर टेक्निक की बात करते हैं और दूसरी जो कि आपने गेहूँ और धान में विटामिन डी को इनपुट करने की बात की है, तो आपके वर्षों के संघर्ष के बाद ये जो प्रजातियाँ हैं सामने आई हैं और इसको 2019 में राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन किया गया। उसके बाद 2020 में आप के द्वारा जो दावा किया गया पेटेंट का, इसको 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए भी आवेदन किया गया, जिससे 2021 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी डब्ल्यूआईपीओ ने स्वीकृत किया। आपकी विधि ने चावल और गेहूँ में विटामिन डी की मात्रा को जो पारंपरिक स्तर से बढ़ाया है, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभकारी ये प्रजातियाँ बन गई हैं। इसके लिए साम्यल जी, एक मिनट। जी, 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 ये केवल चावल और गेहूं के लिए नहीं, जी, ये composition to enhance nutrient content in plants. प्लांट्स माने सभी फसलों में आता, जी, सभी पोषक तत्व एक ही। मैं तो एक विटामिन डी, बी12 ये करवाया, जी, और सभी को ऐसे पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं अपन। जी, सभी पोषक तत्व को कोई कमी नहीं, जैसा सभी पोषक तत्वों को इसमें बढ़ा सकते हैं अपन। ये जी, इसलिए सोच बूझ कर वो टाइटल ही ऐसा रखा, कॉम्पोजिशन टू एनहांस न्यूट्रिएंट कंटेंट इन प्लांट्स बोल के। जी। कोई भी फसल होने दो, कोई भी पोषक तत्व होने दो, बढ़ा सकते। जी सर। तो सर यहीं से क्योंकि आज प्रश्न का सत्र भी शुरू है और आपने बहुत ही सुंदर जो एक शंका का समाधान भी किया है कि किस तरह से हमारी जैसे गेहूँ और धान की बात कही गई है, लेकिन आपने प्रत्येक फसल के पोषण की वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए बात की है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। अब हम पहला प्रश्न मेरी तरफ से कि किस तरह से ये काम करती है ये टेक्निक ताकि हमारे फसलों की जो पोषण या जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ये बढ़ती है। पहला प्रश्न यही है और उसके बाद हम अन्य सदस्यों तक आते हैं। पहला प्रश्न ये कि किस तरह से आपने गेहूँ और धान में ये पोषण वैल्यू बढ़ाया और किस तरह से अन्य फसलों में ये न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ सकता है? वो जी सर। पेटेंट में पब्लिकली पब्लिकेशन हुआ, वो पेटेंट का पेपर सब अपन डाउनलोड कर सकते। वो मेरा पेटेंट वो है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसा बढ़ना, कितना मात्रा डालना, कब कब डालना, वो प्रत्येक वो विधि सब बताने में ज़्यादा देर लगेगा। मगर सूक्ष्म में ये विधि सरल विधि है, मगर आखिर में मैं ट्राई कर रहा, बहुत बहुत न्यूट्रिएंट्स ट्राई कर रहे थे। मगर इसमें सूक्ष्म में बोलना है तो बताना है तो ये विटामिन ए का मैं
फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, विटामिन ए लेके ले ट्राई करे थे। वो मक्का के आटा और ये स्वीट पोटैटो, हाँ, और कैरेट, हाँ, ये सब तीनों, कैरेट और स्वीट पोटैटो को क्या शकरकंद बोलते हैं ना हिंदी में। स्वीट पोटैटो माने शकरकंद, कैरेट को कैरेट ही बोलते सब लोग। ये तीनों को, मक्का की आटा, तीनों में विटामिन ए ज्यादातर मात्रा रहता। इसके ये पोषण के लिए मैं वो पौधे को गेहूं में और चावल में पहले दे डोसेज देते ही रहते थे। और देने से क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा मात्रा हो गए, उसका डोसेज ज्यादा होने से विटामिन ए माइनस होके डी को कन्वर्ट कर दिया। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स रहेगा ना, वो एंटीऑक्सीडेंट डी को कन्वर्ट कर रहा सनलाइट ज्यादा लेके। तो तब मैं ये प्रक्रिया को अपना यूनिवर्सिटी, पास के यूनिवर्सिटी से वैज्ञानिकों तक ले गए, तो वो लोग भी दूसरा लैब में टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आया। और दो जगह अमेरिका को भी भेजा सैंपल, उधर भी पॉजिटिव आया था। फिर बाद में पेटेंट कराया। पेटेंट करने के बाद 18 महीने में ये पब्लिकेशन होता। पब्लिकेशन होते ही तुरंत ये पेजेस डाउनलोड होते अपने को, इसमें क्या अपना कंप्यूटर में, और डाउनलोड हो ये पेपर। अभी मैंने क्या क्या माननीय प्रधानमंत्री को डाउनलोड करके भेजा गया था। तो यहाँ के मंत्री महोदय से द्वारा हम प्रधानमंत्री को दिए, तो प्रधानमंत्री मन की बात में इसका जिक्र करे थे, अभिनंदन भी करे, और ये सब रिकॉर्डिंग है। मगर ये पोषक तत्व बढ़ाने का और भी इसमें और भी कुछ इंक्रीज इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अभी 3-4 साल हो गए ना, और भी नया 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 सोच इसमें ही, और डेवलपमेंट नया नया आ रहा है। मगर ये सब कब बोलते अपन, जब अपन एक्सपोर्ट करता, फार्मर्स यूज करना, ये कमर्शियल यूज जब करते, जब प्रोपागेट करना, कैसा करे ये तो लिखा हुआ है उसमें। इन्वेंटर ऑफ विटामिन डी इन राइस एंड व्हीट, आप गूगल में गए तो इन्वेंटर ऑफ विटामिन डी इन राइस एंड व्हीट, उसमें ये सब में जो अभी तक जो बोला गया वो सब बोल देता, इंग्लिश में, अंग्रेजी में है उसमें, है? ये आप थोड़ा ध्यान में रख के पहले तो ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लिए। अभी मैं जो यूज करे ना, कौन सा, मक्का, शकरकंद, कैरेट। फिर ये शकरकंद और कैरेट के अलावा मैं सोचा, अरे सोया भी अच्छा रहेगा ना। पहले सोया भी यूज करे थे। सोया में भी विटामिन डी और B12 भी सोया का दूध होता ना, वो ऐसा सोया भी यूज करे तो वो B12, वो सब कुछ आया है, ऐसा डेवलपमेंट हो गया है। और भी ट्रायल्स चल रहे हैं, वो कामयाब होने के बाद और भी सक्सेस और अच्छा करेंगे। जी। तो सर, जैसे आपने कहा कि जो मक्का का आटा है, जो स्वीट पोटैटो है यानी शकरकंदी है, और गाजर है, इसको आपने लिया तो ये मिक्सर कैसे बनाया, यानी कैसे आपने इस रेशियो को बनाया है, क्या आप बता पाएंगे? मैंने ये 2 किलो आटा का पाउडर है ना, आटा, ये मक्का का आटा
2 किलो कैरेट को कूट कर, उबाल के कूट कर और ग्राइंडिंग होके, और शकरकंद को भी उबाल के ग्राइंडिंग करे। इसमें आया था रिजल्ट, इसमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ करे थे। और बाद में ये शकरकंद ये सब मिलना मार्केट में थोड़ा ये सीजन में नहीं मिल रहा था। इसके बदले में सोया भी ऐड करा है मैं। मक्का सोया, सिर्फ मक्का सोया दोनों डाले तो भी आ रहा है, ये न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। जी, जी। तो इस तरह से आदरणीय हमारे योगहारी सदस्य गण सुन रहे हैं कि किस तरह से एक तरह से तो हम मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़े, साथ में ही हमारे जो बीमारियां हैं और कीट-पतंगों का प्रकोप है हमारी फसलों पर, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अपनी फसलों की पोषण वैल्यू को, जो न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने की बात इस तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि जब ये हमारा प्रूफ हो गया है, जो बात सिद्ध हो चुकी है कि ये बातें, यानी ये इन तकनीक के माध्यम से हमारे फसलों का जो वैल्यू बढ़ जाता है, चाहे पोषण की वैल्यू या उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू या फिर डिजीज रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि किसान ने या वैज्ञानिक ने ये बातें रख ली हैं, अपने आगे बढ़ा दी हैं, अब किसान समाज को चाहिए कि हम इसको आगे बढ़ाएँ। किसान तक आगे बढ़े तो फिर तो सर्व समाज को चाहिए कि हम इसको अपनाएँ, और संभवतः इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इसके प्रचार और प्रसार के लिए, कि जहाँ कैंसर जैसी बीमारियों से हर दिन, प्रत्येक दिन और एक-एक गाँव में 10-10 लोगों को डिटेक्ट हो रहा है कि कैंसर हो गया, और ख़ासकर जब बात आती है कि कैसे हो रहा है, तो भोजन से ही बात आ रही है। तो उसी प्रोपोर्शन में अगर हम इन तकनीकों को, जो प्राकृतिक तकनीकें हैं, और चिंतला वेंकट रेड्डी जी ने या आप जैसे किसानों ने ये बातें आगे बढ़ाई हैं, तो इस तकनीक को और इस अभियान को हाथों-हाथ लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। और संभवतः अभी हैंड रेज़ अभी हुए नहीं हैं। मैं निवेदन भी करूँगा आदरणीय सदस्यों से कि अपना हैंड रेज़ करें, आपके प्रश्न अगर सामने आ रहे हों, और साथ में ही हमारी वार्तालाप को आदरणीय पवन कुमार सर सुन रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि आप के मन में प्रश्न हो या इस जिज्ञासा के बीच आप का संवाद हो, तो ये भी उत्तम रहेगा। पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आपका हैंड रेज़ है। जी। जी ओम। समझ में आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं। जी सर। साथ में आदरणीय जी ऑन है, कृपया आप म्यूट करिए। अजय माइक खुला हुआ सर, ये तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा। जी, जी। जिन भी महानुभावों के माइक ऑन है, और कृपया पिंकी रानी सिन्हा जी, धन्यवाद। जी ओम, सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी है, और कल भी हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही थी। तो कल जो चीजें आपने बताई थी सर, 2 प्रश्न मेरे मन में हैं। एक तो ये कि आपने कहा था कि यूरिया का विकल्प जो है वो 10 किलो गेहूं और 10 किलो ये सोयाबीन, इससे हम यूरिया का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आज का प्रश्न ये है सर कि हमारे यहाँ जो 322 गेहूं बोया जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, और दूसरे गेहूं में और ये ज्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसी को बोते हैं। तो गेहूं में या दूसरी चीजों में क्या प्रोटीन को भी बढ़ाया जा सकता है? जी ओ। आप प्रोटीन का मात्रा दिए तो प्रोटीन भी बढ़ेगा। प्रोटीन किस में ज्यादा रहेगा? इसमें सोया में बहुत ज्यादा रहेगा ना। हेलो जी, जी सर। सोया में बहुत मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा प्रोटीन रहेगा। सोयाबीन ज्यादा यूज करे तो
अंकुरित करके यूज करे तो उसका मात्रा गेहूं में चढ़ेगा। जी हाँ। सर, जैसे कल आपने बताया था कि दोनों को अंकुरित करके फिर इनको क्या ग्राइंडर करके और किस मात्रा में उनको मतलब देना है वो खंजी भाई पटेल, वो उनको बोला मैं। खंजी भाई है ना जी अभी जी शामिल हुआ? कंजी भाई पटेल जी से निवेदन है कि आप इस प्रश्नोत्तरी में शामिल हों, क्योंकि आप फील्ड में ये प्रयोग कर रहे हैं, तो आप तक आवाज पहुंच रही हो, तो कृपया अपना माइक खोल करके जी। खंजी भाई है नहीं सर, वो है? उपस्थित नहीं है। हाँ, वो शायद अभी कुछ से पहले लेफ्ट हुए होंगे, जुड़े हुए थे, तो तब तक हम आगे बढ़ेंगे। आप जी जी, वो जुड़ने वाले होंगे सर जी। नहीं नहीं, ये प्रोटीन मात्रा अगर फर्टिलाइजर इसका नाइट्रोजन भी बढ़ेगा, इससे सोया और अंकुरित गेहूं में से फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक सब कुछ मिलेगा पौधे को, फसलों को। सर जी, सर अब जी, हाँ, जी उत्पादन भी बढ़ेगा और पोषक तत्व भी बढ़ेगा। जी 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 जब अपन ये खाते, अपन खुद खाते, अपन का बॉडी में पोषक तत्व का बढ़ाते, फिर वो पौधे को क्यों नहीं बढ़ाना? बढ़ते हैं ना। जी 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 सर, निश्चित ये ये भी बात, हाँ, सर ये बात निश्चित ही आपने सिद्ध कर दी है, प्रूफ कर दी है कि हम सर, हम सर इसमें एक और, जी जैसे सर हम जी। अंकुरण करेंगे तो क्या उसकी पत्तियां आना चाहिए, केवल अंकुरण तक ही उसको किसना क्रश करना है? अंकुरन करके पीसना वो अच्छा, उसमें और पोषक तत्व बढ़ेगा अंकुरित करने से। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगा और पोटाव भी ज्यादा आएगा, फास्फोरस सब कुछ बढ़ेगा कुछ। हाँ? जी 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 सर, जी सर, जी सर। यही बेहतरीन अंकुरन करके करे तो एक 3-4 दिन रोक के भी, एक 8 दिन रोक के भी स्प्रे कर सकते, या जमीन का पानी उसमें भी छोड़ सकते। 1 एकड़ का डोज क्या रहेगा सर? 1 एकड़ का आपको जितना जरूरत रहता, आपका खेत का सॉइल का माफक, आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना रहता। मैं 50 किलो बोले तो सब लोग ऐसा कर दो कि किसी को कम जरूरत रहेगा, किसी को ज्यादा रहेगा। ऐसा आप देख के बढ़ाना। जी हम्म जी हम्म मैं अभी इतना बोले तो इतना मैं कर दे, एक को ज्यादा होगा, एक को कम होगा। वो अपन कोई भी यूरिया, डीएपी अपन नीड बेस्ड यूज करते ना, कितना जरूरत है उतना देखते देखते। जी जी फसल की फसल ग्रोथ कैसा है, वेजिटेटिव ग्रोथ कैसा है, और कैसा हरियाली है या पीलापन है, ये सब देख कर करते ना। जी सर, निश्चित जी नॉर्मली एक एकड़ में 1 बोरी यूरिया यूज करते हैं किसान लोग, तो कैसे इसको, मतलब नॉर्मली ये क्या डोज है? यूरिया के छोड़ दीजिए, क्यों बोले तो अभी 1 बोरी यूरिया, ये भी अंकुरित करे से वाला देखो। हम कितना फर्क रहता, ये ज्यादा दिन ग्रीन लस्टर रहता, वो यूरिया का 10 दिन में चले जाता। जी जी यूरिया और सॉइल को भी टाइट बना रखता, जमीन जी को जी भी टाइट बना रखता। और ये ऑर्गेनिक नेचुरल है ना, इसमें सब प्राकृतिक चर्या चलते ही रहता ना। जी जी जी। की सिंचाई हम्म कितने बार करनी होगी? हम्म जैसे हम गेहूं में 2 बार यूरिया डालते हैं टॉप ड्रेसिंग करके, एक बार सीड के साथ और दूसरी बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो इसको ये कितना बार ये उपयोग करना पड़ेगा? ये भी एक एक बार नाले में देना, एक एक बार छिड़काव
ऐसा मिट्टी में मिला के अंकुरित करने के बाद वो पीस के मिट्टी में मिला के ऐसा हाथ से भी चीट सकते हैं। जी 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 सर। जब फसल छोटा रहने से जी ऐसा ऐसा भी चलेगा। जी जी सर। जी सर, अभी कुछ अन्य सदस्य जुड़े हैं और उनकी जानकारी के लिए मैं पुनः बताऊं कि आज योगाहार के इस द्वितीय सत्र में आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी जुड़े हुए हैं। वो कल भी जुड़े हुए थे और वो सीबीआर टेक्निक जो तकनीक है उस पे उन्होंने कार्य किया है और बात हो रही कि कैसे हम अपने फसलों की पोषकता को बढ़ाएं, कीट पतंगों और व्याधियों से यानी बीमारियों से अपनी फसलों को बचाएं। इसमें बड़ी बात ये आई है कि वैज्ञानिकों ने और किसानों ने और केवल भारत नहीं, विदेशों में अपने चाइना से लेकर के 4-4 देशों में ये बात सामने आई है कि हम कीट-पतंगों से, बीमारियों से हम फसलों को बचा तो रहे हैं, साथ ही अपनी पोषणता यानी फसलों की पोषकता को भी बढ़ा रहे हैं। और एक जो टिड्डी दल जैसे जो बड़े कीड़े होते हैं, जो हमलावर कीड़े होते हैं, जो एक साथ हमला कर लेते हैं हमारी फसलों पर, उसमें भी ये तकनीक बड़ी कामयाब है। और एक वो बात और बिना जी, जी। टिड्डी दल बिना खाते हुए उसको देश पे छिड़काव करे सो देखते ही वो स्मेल ले लिया, वो बिना बगैर आते ही चले गए। हाँ? वो टिड्डी दल का इतना ये है। आ, ऐसा स्प्रे करे से जगह एक फार्मर ने मध्य प्रदेश में करे थे, दूसरा 2-3 फार्मर नहीं करे थे। वो लोग नहीं करे सो वालों का खा कर गए, फिर ये इसका बच गए। टच भी एक भी नहीं आया इसके साथ, रिपेलेंट हो गए ये। जी। हम्म? जी सर। तो इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के पास वापस पहुँचेंगे, लेकिन आपसे पहले आदरणीय रामेश्वर चौर युआर सर, आपका हैंड रेज़ है, आप अपना प्रश्न रखिएगा। खंजी भाई शामिल हो गए क्या? भाई शामिल हैं, लेकिन शायद वहाँ तक या तो आवाज़ नहीं पहुँच रही है या उनका माइक बंद है। वो उपस्थित तो हैं सर। नहीं जी। नहीं, वो फोन करके पूछना हाँ था। हाँ सर, हाँ सर, मैं मैं हाँ, हाँ। जी, 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 स्वागत है गंजी बात भाई। क्या, थोड़ा बोलिए आप भी, नाइट्रोजन का पूर्ति कैसा करना सोया अंकुरित गेहूं से, आप थोड़ा बोलिए कांजी भाई। हाँ हाँ सर, ये अगले सीजन में मैंने कल भी बताया था कि ज्वार है तो गर्मी की फसल में मैंने अंकुरित सोया, गेहूं और सबसोइल खाली तीनों का स्प्रे करवाया था। तो साइड में फार्मर ने आधा में यूरिया डाला था। जिसमें यूरिया डाला था और जिसमें सोया डाला था, सोया और यूरिया में 50 से 60% का डिफरेंट उसको मिला था उसमें रिजल्ट में। और गेहूं में कल एक फार्मर का जो प्रश्न था कि हमें नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करना है, तो आपने जो रेशियो बताया था मक्का और मक्का का जो आटा है वो 20 किलो रखना है और साथ में सोयाबीन का जो आटा है वो 10 किलो रखना है। दोनों को 100 किलो सबसोइल के हिसाब से 1 एकड़ में डाला था। तो बालियां निकलने तक पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो किसान का कहना था। और मैंने लाइव भी उनके खेत में देखा था ये रिजल्ट। तो हम यूरिया जितना डालते हैं इनमें से जितना नाइट्रोजन मिलता है, इससे ज्यादा सोया में नाइट्रोजन ज्यादा रहता है। वो मैंने लाइव देखा। दूसरी चीज ये भी एक देखनी पड़ती है उसमें कि जब भी धूप निकलती है तब भी हमें ये मेथड का रिजल्ट 2 गुना मिलता है। थोड़ा सा छाया रहती है तो वो तो कोई भी आप नाइट्रोजन के लिए डालते हैं तो इतना रिजल्ट नहीं रहता है। वैसे ही इस मेथड में थोड़ा सा रहता है कि जब भी धूप है तो क्लोरोफिल ज्यादा बढ़ता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा रहती है। तो स्प्रे के माध्यम से भी हम अंकुरित सोया दे सकते हैं, पर इसमें हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जब भी आप कोई भी फसल में नाइट्रोजन बढ़ाते हो तब कीट की मात्रा ज्यादा रहती है। तो अभी मैं कॉटन की बात करूं तो यहाँ पे कॉटन में व्हाइट फ्लाई ज्यादा है। तो फार्मर क्या करते हैं कि अभी कॉटन फ्लावरिंग स्टेज में चल रहा है, पत्तियां निकल रही है, ब्रांचेस भी निकल रही है, बॉन्ड भी चल रहे हैं।
तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा जरूरत पड़ती है कॉटन में। इस अवस्था में 60 बॉन्ड से 100 बॉन्ड की अवस्था जब कॉटन की रहती है तो फार्मर करते क्या है, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं यूरिया के माध्यम से, तो कीट इतना ज्यादा रहता है कि हमें दवाएं ज्यादा रहनी पड़ती है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अब जब भी कीट ज्यादा रहते हैं तब हम गेहूं की मात्रा ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा रखते हैं, सोया कम रखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें अपने खेत के पाक के हिसाब से तय करना पड़ता है कि सोया को हम कब यूज करना है, क्योंकि जितनी पत्ती आप क्लोरोफिल बढ़ाएंगे उतनी कीट ज्यादा रहती है फसल में। तो इसी हिसाब से हमें सोया की मात्रा करना है। 500 ग्राम में भी रिजल्ट मिलता है, किलो में भी बेटर रिजल्ट मिलता है, 250 ग्राम में भी बेटर रिजल्ट मिलता है। तब हम गेहूं और सोया, जब भी नाइट्रोजन कम करना है तो गेहूं ज्यादा रखना है, क्योंकि गेहूं में जो पोषक तत्व रहता है, फास्फोरस रहता है, कैल्शियम जिंक रहता है, मैग्नीशियम रहता है, फेरस रहता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है वो पाक की पहली अवस्था से लेकर लास्ट अवस्था तक हम गेहूं का यूज कर सकते हैं। पर सोया का यूज हमें तब भी करना है कि जब भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत रहती है सर। ये सर मैंने जो कहा शिवराज सर, ये राइट है ना? हाँ राइट है, नीड बेस्ड में, इसलिए मैं बोला ना, जब जितना जरूरत पड़ता उतना देखते देखते अपन ये करना। क्योंकि दूसरी बात एक सर है, जो कोई भी फसल है, मान लो कि चने की फसल है, तो चने की फसल में नाइट्रोजन वो पौधा खुद बनाता है। तो अगर उसमें हम पहले से गेहूं चलाते हैं तो उसमें डिफरेंट क्या रहेगा, उसमें ब्रांचेस भी ज्यादा आएगी, फ्लावरिंग भी ज्यादा आएगा, फ्रूट सेटिंग भी अच्छा रहेगा। तो उनके साथ आप तिल मिला सकते हैं। तिल तिल इसलिए मिलाना है कि उसमें कैल्शियम ज्यादा रहता है तिल में। तो उसमें अगर हम सोया का प्रयोग ना करें तो बेटर रहता है चना की फसल में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की अवस्था लास्ट में अगर जरूरत पड़ती है, पहले जरूरत नहीं पड़ती है चने की फसल में। तो फसल के अनुसार हमें मेथड में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हमें कब नाइट्रोजन यूज करना है। हर एक फसल में रेशियो अलग अलग रहता है नाइट्रोजन का सर। अभी मैंने इस सीजन में ट्राई कराया था गर्मी में पपीता में। तो पपीता में क्या रहता है कि गर्मी के फसल में रूट पोचापन हो जाता है, तो डंपिंग रेशियो ज्यादा रहता है पपीता में। दूसरी चीज ये रहती है पपीते में कि गर्मी के मौसम में वो जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं जितना यूज नहीं कर सकते, छोड़ नहीं ले सकता है। तो मैंने फार्मर को बोला कि भाई आप आधा में गेहूं सबसॉइल चलाओ। तो पहले तो फार्मर ने सोचा कि, फिर मैंने साइंटिफिक रीते उसे सिखाया कि सबसॉइल इसलिए चलाना है कि जो गर्मी पड़ रही है और जो ये डंपिंग हो रहा है, तो आप सबसॉइल चलाएंगे तो 5 से 6 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है वो कम हो जाएगा। तो उसको थोड़ा बात लगी कि ना ये सही है। फिर उन्होंने गेहूं और ये जो सबसॉइल का रेगुलर 2 से 3 स्प्रे किया था। जब भी आज मैं उनके खेत में जाता हूँ तो उनके पास 2 प्लॉट थे जिनमें गेहूं और सबसॉइल नई गर्मी में चलाया था, और उन जो जिसमें चलाया था वो 15 से 20 दिन लेट प्लॉट था। आज वो प्लॉट है, वो उनमें फ्रूट सेटिंग भी अच्छा है, आप देखें तो ग्रीनरी भी अच्छी है, और प्लॉट जितना जो 15-20 दिन लेट था वो आज 15-20 दिन आगे चला गया है प्लॉट। इसी मेथड की ये ताकत है, उसमें जो रिजल्ट मिलता है वो केमिकल्स में नहीं मिलता है। दूसरी मैं चीज, इसलिए मैं बोला ना, इसके लिए तापमान को ज्यादा गर्मी से बचाता फसलों को, और कम तापमान से भी बचाता फसलों को, नियंत्रण और करता मिट्टी सबसॉइल। दूसरी चीज सर एक भी देखने को मिलती है कि अगर आप केमिकल्स में देखें तो फास्फोरस के साथ आप जिंक यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम केमिकल्स में है। आप पहले खेत में डालना है तो नहीं डाल सकते। इस मेथड में क्या रहता है कि जो हम न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, गेहूं, सोया या तिल, जो भी हम यूज कर रहे हैं, मक्का का आटा, तो उसमें जो भी न्यूट्रिशन है वो नेचुरल फॉर्म में है। तो फसल को लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। फास्फोरस के साथ जिंक भी वो एप्टेक कर लेता है पौधा।
तो ये जो डिफरेंट है ना, वो वर्ल्ड में कोई भी केमिकल के पास उसका रास्ता नहीं है। इसी मेथड में वो निकलता है सर। वही के बराबर है, ये बराबर है 100% सर। फर्क है। जी सर। हाँ और ये वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। साथ में आदरणीय सदस्यों को ये भी बता दूं, ये गेहूं और धान की बात नहीं हो रही है, ये सब्जी वाली फसलों की बात भी हो रही है कि सब्जी वाली फसलों पे भी ये प्रयोग किए गए हैं और इसमें सफलता मिली है। और साथ में आपकी वार्ता लगातार बढ़े, मैं एक प्रश्न लेता हूं। आदरणीय रामेश्वर चरीवार सर, आपका हैंड रेज है और आप बात रखिएगा, फिर हम इस वार्तालाप को जारी रखते हैं। जी, क्वेश्चन आपका। आदरणीय एमएल सर। जी म्यूट को सही करना होगा। ओम भैया, एमएल मैं पहले अपना क्वेश्चन ले लूं एमएल क्या? हाँ जी, एमएल का हो जाए। जी मुनीष, एमएल सर। मेरा निवेदन है कि हम अभी किसानों को सरसों लगवा रहे हैं। सरसों का बीज लगभग जिसमें पूर्ण रूप से हम जैविक करना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट उसके साथ बीज के साथ डालना पड़ेंगे, ऐसा हमें मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी केपी सर, प्रश्न ये है कि सरसों की खेती में हम कैसे तकनीक का प्रयोग करें। आप सरसों यहाँ हैदराबाद हमारा एरिया में सरसों नहीं बोते, मगर ये जानकारी जब गुजरात अन्य सदस्यों से निवेदन है कि अपना माइक ऑन ऑफ रखें। जी बावला जाट कुछ हाँ जी जी, आदरणीय बाबरा जी। सभी साथियों को ओम और सभी महानुभावों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सर को यहाँ मंच के ऊपर लेके आए और सर ने अपना कीमती समय निकाल के और हमें अपने विचारों का आदान प्रदान किया। बहुत अच्छा लग रहा है 2 दिन से। सरसों के अंदर है, आप सरसों की जुताई से पहले अरंडी ऑयल मिला के मिट्टी के साथ और वो छिटक दें। उसके बाद अपनी जुताई कर लें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। बाद में जो आप देनी है खुराक के तौर पे, वो जो भी स्प्रे के तौर पे आप मिट्टी और अरंडी ऑयल ये मिला के दे रहे हैं खुराक के तौर पे, वो दे सकते हैं। तो सरसों में भी सेम रहेगा सर, सरसों का कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप बोले तो ठीक है, ये पहले जमीन में ही देना वो ठीक है, मगर हाँ आजकल रेटा आया ना, रेटा और गहरा का मिट्टी ये छिड़काव करे तो ग्रोथ बढ़ रहे और कीट नियंत्रण हो रहे और हरा भरा भी हो रहे फसल। रीठा तो हम किसी भी स्प्रे के साथ दे सकते हैं सर। रीठा सिलिकॉन का काम करता है। रीठा या एलोवेरा आप किसी भी स्प्रे के साथ दे सकते हैं, क्योंकि वो फलाने का काम करता है। दूसरा वो कीटनाशक का भी काम करता है। जैसे कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसके ऊपर स्याही नहीं फैलती, और कुछ पेपर ऐसे होते हैं थोड़ा सा स्याही रख दी ना तो वो फैल जाता है। तो ये फलाने का काम भी करता है सर, इसका ये भी देखा है हमने। तो ये चीजें आप कर सकते हैं उसमें। और कीटनाशक के तौर पे तो बेस्ट रहा सर रीठा का तो हमने बहुत ये करके देखा है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई खुराक दे रहे हैं तब भी आप इसको रीठा को दे सकते हैं उसके साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बेस्ट रहेगा सर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप सभी के अनुभव से, तो साथियों को ज्यादा से ज्यादा हम वो चीज शेयर करवा रहे हैं, भाई ऐसे करिए ताकि इस जैविक को आगे बढ़ाया जाए, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी धन्यवाद बाबला सर, आप जुड़े रहिए, बने रहिएगा
और कल आप माइक वहाँ पे यानी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप सुन रहे थे। आज दूसरा प्रश्न आदरणीय एमएल गौर सर, आपका हैंड रेज है जी। जी ओम। सदन को प्रणाम सर। और मैं पहले बताना चाहूंगा सर कि मैंने शाम को बावला जी को फोन किया था, तो शायद वो समझ नहीं पाए थे, तो रॉन्ग नंबर कह के थोड़ा कट गया था। मैं कुछ जानकारी चाह रहा था, तो मैंने ही फोन किया था बावला जी को। मैं जानकारी देना चाहूंगा। मैं एमएल गौर मध्य प्रदेश से हूँ, और कल मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा था, तो मुझे थोड़ा सा सब सॉइल के बारे में जानकारी चाहिए थी सर। और कल मेहरा जी ने जो एक प्रश्न किया था कि मूंग की फसल को सुखाने के लिए जो अरंडी तेल, रीठा और सबसॉइल करते हैं, तो आपने तने को मजबूत रखने के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। मुझे वहाँ कंफ्यूजन है। वो तो सुखाने के लिए, पेड़ को पूरा सुखाया जाता है तब काटा जाता है, तो उसके लिए क्या करना है सर? जी ओम। जी उसका ये फिर एक बार रिपीट करो अब। जो मूंग के पौधे को आखिरी में जब काटने के पहले सुखाया जाता है, तो उसमें वो सफाया नाम का एक यहाँ जहर डाला जाता है, जिससे वो पेड़ पूरा सूख जाता है। तो उसके बारे में जो कल आपने कुछ बताया था कि अरंडी तेल, रीठा और सबसॉइल डालते हैं, तो उससे तना ठीक रहता है और पत्ते गिर जाते हैं। तो सर पत्ते ही गिर जाते हैं या पेड़ पूरा सूख जाता है उसमें? वो हमको पता नहीं, देखे नहीं ऐसा। हाँ, आप क्योंकि ट्राई करना, ट्राई करके देख। हाँ, कल थोड़ा महाराज थोड़ा जी ने हिस्सा में, प्रश्न किया। जी थोड़ा हिस्सा में ट्राई करके देख लिए। जी जी जी। और सब सॉइल के बारे में थोड़ा बताएंगे सर कि सब सॉइल किस लेवल की मिट्टी को सब सॉइल बोलते हैं? कल मैं लेट जुड़ा था। एक एक हर एक जमीन के मापक, एक एक एरिया के मापक। अपना कोस्टल एरिया में तो 6 इंच जाने के बाद सब सॉइल उसमें चिकपना ज्यादा रहता। ये जी हमारा हैदराबाद का एरिया में 1 फीट निकालने के बाद दूसरा तीसरा उसमें ज्यादा रहता चिकना। जी। चिकपना होना इसमें सब सॉइल में, चिकपना राइट ही कीटनाशक दवा बनता, और चिकपना ही पेस्ट कंट्रोल करता और फंगल डिसीज करता, ग्रोथ को मजबूत करता। तो हमारे यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है सर, मध्य प्रदेश के एमपी में। तो वो हाँ, तो बहुत। वो ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल और बढ़िया रहता, मगर जी वो तो समर में थोड़ा इसको कम ये कर ना। समर ज्यादा तापमान रहे तो रेड सॉइल यूज करने से स्प्रे में अच्छा रिजल्ट आता। राइट सर। जी हम्म। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। जी तो बावला जाट जी को मेरा प्रणाम सर स्वीकार हो। कल मैंने ही फोन किया था सर, अगर आप सुन रहे हैं तो। मैंने ही जानकारी ली थी, तो शायद समझ नहीं पाए थे मेरी मतलब बात को। जी जी सर, ये तो हो जाएगा। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक आवाज पहुंचे, उससे पहले जी सर। ओम भैया। जी ओम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कल बताया था कि उनकी आपकी आवाज उपलब्ध है क्लियर नहीं है सर। वीडियो बंद करके बात करो आदरणीय प्रदीप राज जी। जी आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ गेहूं की वैरायटी इसमें विटामिन डी उपलब्ध है, वो कौन सी वैरायटी और कहाँ मिलेगी हमको अरे इसको अपन डेवलप करना, बोने के लिए? और अभी बाजार में ये विटामिन डी का नया आएगा, ये पेटेंटेड टेक्निक है। ये आपको खाना है तो खा के ये ऐसा लेबल डाल के इसमें विटामिन डी है बोल के ये नहीं चला सकते। अभी आपका किसान के सेहत के लिए, हेल्थ के लिए खा सकते आप विटामिन डी इसको उत्पादन करके, मगर मार्केट में नहीं जा सकते ये पेटेंट रहे तक। नहीं तो सरकारी पेटेंट को लेना, नहीं तो कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई बिजनेसमैन नहीं तो ले किसी को दिए, तो वो लोग एमओयू आने के बाद ऐसा डेवलप करता। ये प्रजा इसी सीड को डेवलप एक बार आए तो कितने दिन, कितने बार उसमें रहेगा, वो ये भी पता कर लेता।
मतलब ये भी सरकार का योजना बहुत बड़ा है इसमें, मगर सरकार अपना भारत का पेटेंट ही नहीं मिल रहे। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये भारत सरकार खामोश हो गए। जी, जी। सर कुल मिलाकर बात ये है कि जो ये पेटेंट हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट है। भारत में भी पेटेंट मिले इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी का प्रश्न है कि सही कौन-सी प्रजातियाँ हैं? तो कुल मिलाकर अभी ये बात सामने आई है कि आप अपनी फसलों की पोषकता को इन स्प्रे के माध्यम से आप जो पोषक देंगे, जो तत्व देंगे, वो आपकी फसल में प्राप्त हो जाएगा। अभी अभी के लिए ये सॉल्यूशन यही है संभवतः। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर आदरणीय सही सही जी, सही कह रहे हैं। जी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदरणीय अनिल राय सर। जी ओम, सदन को प्रणाम, सीबीआर सर को सादर प्रणाम। मैं जानना चाह रहा था कि आपने अभी बावला जाट जी बता रहे थे कि सरसों की खेती जो अभी इस समय चल रही है उसमें जुताई के पहले रंडी और उसको मिलाकर छिड़क, अभी कौन से उसको क्या होता है? मैंने पूरा बताना चाहिए कि क्या कौन सा सॉइल कितना लें या क्या कुछ डालें या लीटर डालें? सबसॉइल लेना। अच्छा, सब सबसॉइल सॉइल। गहराई का मिट्टी में मिलाकर अरंडी तेल 10 किलो मिट्टी में आधा किलो मिला के ऐसा छिड़काव करना। अच्छा, स्प्रे द्वारा सर? नहीं नहीं नहीं, हाथ से छींटना वो अच्छा, सब। जमीन का ऊपर जुताई करने से पहले। हाँ सर, हाँ सर, ये वो टॉपिक तो बहुत ही सुंदर है। नहीं बावला जी वो हाँ ये सर कहिए। आपका विषय बहुत सुंदर है, जानकारी बहुत है इसमें लेने के लिए। तो क्या कोई ऐसा माध्यम है, आप तो कहें डाउनलोड कर लीजिए, तो डाउनलोड इंग्लिश में है, तो बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको उसकी समझ नहीं है, तो क्या इसका हिंदी रूपांतरण या कुछ बुक फार्म या कोई ऐसी प्रशिक्षण जिससे हम लोग को पूरा ज्ञान मिल सके? अधूरा ज्ञान बहुत अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में कुछ हमको बताएं। हिंदी में मिल जाएगा सर, पीडीएफ मैं भेज दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना 9991634300। हिंदी का पीडीएफ यही तो भेज दूंगा दिक्कत सर। है, आप लोगों को अभ्यस्त है तो कोई चीज इतनी तेजी से बोल देंगे तो समझ में आएगी नहीं। अब नंबर आपने बता दिया, वो नंबर हमको पता ही नहीं चला। नौ जी, जी। नौ आदरणीय राय नौ सर सौ आपको निन्यानवे हाँ, हाँ, नंबर मिल जाएगी आपको। आप जी, ठीक जी। ठीक है सर। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा सर, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जी, बोलिए। जी धन्यवाद सर। आदरणीय तुलाराम पटेल जी का हैंड रेज है। जी, धन्यवाद दिनेश जी। सदन को प्रणाम। ओम। मुख्य अतिथि महोदय से मैं पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ। तो मेरा पिछले साल मैंने इसका स्प्रे किया था, थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो मैं थोड़ा सा उसका क्लेरिफिकेशन कराना चाहता हूँ। सर, जो ऊपर की टॉप सॉइल ले लेते हैं वो आपके तो न्यूट्रिएंट उसमें ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद में बीच के 1.5 फुट की मिट्टी हटा देना है क्या? मैंने पिछले साल हटा दी थी। फिर उसके नीचे की मिट्टी हटाने का जरूरत नहीं रहता। जी ऊपर से लेकर नीचे तक वो मिला के लिए तो भी परवाह नहीं। जी जी। अच्छा, पिछले साल का जो गड्ढा है सर उसको इस साल उपयोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या मिट्टी बरसात क्या का पानी चला गया है, उसमें कुछ मिट्टी नहीं भी नहीं खसक नहीं, गई है, उसको उपयोग कर लूं? कुछ नहीं होगा उस। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, टैंक जो अपन स्प्रे टैंक में उपयोग करते सर, उसमें गाढ़ापन आ जाता है मिट्टी का, उसका कोई सैल्यूशन है क्या? मतलब उसका घोल पतला घोल लेना है या पूरी मिट्टी मिला के लेना है स्प्रे करने के लिए? इन्हें घोलने के बाद थोड़ा टाइम दिए तो वो अपने जी आप थोड़ा वजन वाला मिट्टी नीचे जम जाता, जी ऊपर जो तैरता वो मिट्टी को छान के फिर छिड़काव करना। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले साल किया था मैंने, अच्छे रिजल्ट से सर, इस साल जरूर करूंगा मैं। थैंक यू सर। हम्म। जी, धन्यवाद सर। और जो नंबर मांगे जा रहे हैं कृपया चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आदरणीय बाबला जाट जी ने चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है, आप कृपया प्राप्त कर लीजिएगा वहां से। और शुद्ध इसी नहीं इसी है क्रम सर, में जी। वह नंबर सही नहीं है, पी लिखे हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपको
डाल दूंगा और तब तक उसको सही कर लेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं आदरणीय मोना भाटिया जी। जी अपना प्रश्न रखिएगा। हाँ जी, नमस्ते, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे 2 सवाल थे। एक तो जो रीठा कैसे इस्तेमाल करना है, उस पे थोड़ी-सी विस्तृत जानकारी दे दें। कल आप लोगों ने शायद बताया था, लेकिन मैं लेट जुड़ी थी। और दूसरा ये फिर जो सब्जियों पे फिर एक-एक सब्जी का स्टेज देखते हुए फिर चीज़ें ऐड करनी है, जैसे टमाटर है, उसको जब कैल्शियम की ज़रूरत अगर ज़्यादा है, तो फिर तिल को करके डालें, या फिर पालक है, नाइट्रोजन चाहिए तो गेहूँ डालें, ऐसे अलग-अलग करके इस्तेमाल करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा भी है कि 1-2 चीज़ें जनरल हैं, उन्हीं को अंकुरित करके हम सभी सब्जियों में डाल सकते हैं, या फिर ये अपने अनुभव से जानना पड़ेगा? हाँ मैडम, आप कैल्शियम का बोल रहे हैं ना, ये कैल्शियम अपना जिप्सम भी, इसमें भी ये भी नेचुरल है, जिप्सम भी थोड़ा मात्रा में यूज कर सकते हैं। ये जिप्सम साल्ट। हाँ जी, हाँ, जिप्सम। तो कुछ मात्रा का आप आइडिया देंगे, या नीड बेस्ड फसलों का क्या कम ज्यादा हुए तो अभी देखो, ये गेहूं में इसका रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा मात्रा रहता, 20 किलो या एक एकड़ को 15 किलो ऐसा जिप्सम इसके साथ साथ दिए तो भी और पुटाव और ज्यादा रहे, कैल्शियम बढ़ेगा। उसमें सल्फर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी? सल्फर की ज्यादा जमीन में डालते हैं ना, कुछ नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा मात्रा में, हम ज्यादा नहीं बोल रहे ना, 20 किलो 25 किलो क्या ये ज्यादा होता क्या? नहीं तो आप ये स्प्रे के माध्यम से ही बोल रहे हैं या जमीन में बोल रहे हैं? जमीन में दिए तो स्प्रे का जरूरत नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है जी। और सर ये जो अरीठा और जो सबसोइल और एरंडी में एक दिक्कतें क्या रहती है, जब भी आपको इल्ली का प्रकोप रहता है कोई भी फसल में, तो पहले हम एरंडी तेल रहते थे 10 किलो सबसोइल के साथ 500 या 1 किलो तक हम ले जाते थे उसमें। तो अरीठा डालने से मिट्टी का चिकनापन चला जाता है। तो अगर आपकी खेत में इल्ली का प्रकोप ज्यादा रहता है तो आप केवल सबसोइल और एरंडी तेल यूज करना, उसमें आपको अरीठा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है कि अरीठा क्या करता है कि मिट्टी का चिकनापन खो देता है। तो इल्ली मिट्टी के चिकनेपन से ही कंट्रोल होती है। सबसोइल हम क्यों यूज करते हैं, तो सबसोइल में ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहती है उसमें, तो चिकनापन ज्यादा रहता है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखनी है कि केवल इल्ली के लिए स्प्रे करना है, तो हमें अरीठा नहीं डालना है। सबसोइल ले सकते हैं, उसके साथ 500 या 1 किलो तक हम आप एरंडी तेल ले सकते हैं। दूसरी चीज टमाटर में क्या रहेगी इस मिट्टी में, कि केमिकल्स वाले जो है उसमें टमाटर की जो थिकनेस रहती है, आप अगर टमाटर को दबाते हैं तो वो पोचापन हो जाएगा केमिकल्स वाले का। पर अगर आप एरंडी तेल और सबसोइल यूज कराते हैं टमाटर में, तो उसका जो कंडीशन इतनी हो जाती है कि 10-15 दिन तक उसे कुछ नहीं होता। आप दीवार पे भी आप फिटका सकते हैं तो भी कुछ नहीं होता। ऐसा मैंने 2 साल पहले केमिकल्स वाले जो थे उनके खेत में फल मक्खी का ये प्रॉब्लम रहा था, कोई भी केमिकल से कंट्रोल नहीं हो रही थी। तब मैं एसीवीआर मेथड में नया था, तो मैंने फार्मर को बताया कि भाई आप ये मुफ्त में होने वाली टेक्निक है, इसलिए ना यूज करें, आप एक बार यूज करो। तो 2-3 स्प्रे कराया, 3 स्प्रे के बाद कोई भी फल मक्खी का अटैक टमाटर में नहीं आया था। तो ये एक देखने वाली चीज थी। दूसरी चीज ये थी, वो केमिकल्स टमाटर जो डब्बे में वो भर रहे थे बेचने के लिए, उसमें फट जाता था। पर ये 3 स्प्रे के बाद फार्मर ने बोला था कि कोई भी टमाटर उसमें ये बिगड़ता नहीं है। तो ये चीज, और दूसरी चीज आपने जो बताई कैल्शियम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि कुदरत ने हर एक चीज में कोई न कोई वैल्यू एडेड की है। हमें देखना क्या है कि तिल इसलिए यूज करना है कि तिल के अंदर भी तेल रहता है, तो
तल यूज करते हैं तो आपको सोया डालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तल में प्रमुख तौर पर कैल्शियम ज्यादा रहता है। तो अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो आप गेहूं के साथ तिल यूज करें, वरना रेगुलर सोया और गेहूं आप अपने फसल के हिसाब से तय करना है। नाइट्रोजन आपको ज्यादा मिला तो अगले डोज बनाते वक्त आपको सोयाबीन कम कर देना है, क्योंकि सर जो ट्रायल करते हैं वो हैदराबाद में उनके खेत में जो जो फसलें रहती है उन पर ही काम करते हैं। तो पूरे भारत में तो अलग अलग एरिया में अलग अलग फसल होती है, उन्हीं के हिसाब से हमें तय करना पड़ेगा कि गेहूं, सोया या तिल की मात्रा हम कैसे और कैसे रखना है। सर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? किसमें? मैंने जो बोला उसमें कोई बात रह गए है तो आप ऐड कीजिए। नहीं, आप अपना भाषा में तल बोल रहे, तिल लोगों को तिल बोलते हिंदी में, गुजरात में तल, गुजरात में यहाँ पे हम तल बोलते हैं। हाँ, बार बार तल ही आ रहा है आपको। मैंने जीरा में मैंने कल भी बोला था कि जीरा में मैंने यूज कराया था, तो जो फंगल डिसीज में बहुत रिजल्ट अच्छा रहा था अगले सीजन में। तो फ्रूट सेटिंग जो उसमें रहता है वो केमिकल से भी अच्छा, फ्लावरिंग भी अच्छा रहा था। तो सर ने कभी भी मुझे नहीं बोला था वो गेहूं सोया चला दे। तो हम अपने तौर पर जब हम काम करते हैं तो सर जैसे ट्रायल करते हैं वैसे ही हम कोई न कोई चीज हम एक्स्ट्रा ट्राई करेंगे। अभी 15 दिन पहले हमारे यहाँ गुजरात में एक किसान जो इस मेथड यूज कर रहे थे वेजिटेबल्स में, गिसोड़ा सर जो एक फसल है जो उसमें जितनी फसल उसने कटाई की तो मार्केटिंग एड में जो वो व्यापारी है जो खरीदने वाले हैं वो वेट करते थे उनकी फसल का कि पहली जो बिकनी होती है उसमें उनकी हर रोज 15 से लेकर 20 से 25 रुपए तक हर दिन का उसका फायदा हो रहा था। इस मेथड यूज कर रहे हैं, वो प्राकृतिक फार्मिंग कर रहे हैं, स्पिनल कर रहे थे, उसमें ये सीवीआर मेथड उन्होंने ऐड की थी। तो ऐसे मेरे पास कितने किसान हैं जो ये चीज यूज कर रहे हैं, उनका बेनिफिट उनको अलग अलग रूप में उत्पादन के तौर पर, गुणवत्ता में क्वालिटी हाई रहती है, टेस्ट भी अच्छा रहता है और भाव में भी अच्छा रहता है। तो ऐसा यहाँ पे मैंने सारे किसान के साथ जो काम कर रहा है वो अलग अलग फसल में, तो उन्हीं के हिसाब से हम माइनस प्लस करते हैं, गेहूं, सोया या जो भी कुछ हम ऐड करा रहे हैं। दूसरी चीज जो सीवीआर सर ने थोड़ी दिन पहले बताई कि जुताई के पहले हमें ये जो डालना है एरंडी तेल, वो 100 किलो सबसोइल लेनी है एकड़ के हिसाब से। उसमें आप 4 से 5 लीटर या जो किलो बोलते हैं तो 4 से 5 किलो तेल डालना है। वो इसलिए डालना है कि हमें एरंडी तेल में फास्फोरस ज्यादा मिलता है, तो हम आज डीएपी नहीं डालना है या कोई फास्फोरस केमिकल्स जो मिल रहे हैं वो नहीं डालना है, उनके तौर पर हम ये डालेंगे। तो उसमें आपको फायदा क्या रहेगा? शुरुआत में तेल जो रहता है वो फसल में रूट लेता है तो 2 से 3 दिन किट में काम करेगा। फिर जब आप तेल डिकम्पोजिंग होगा तो वो एनपीके के तौर पर काम करता है। तो ऐसे ही आप कोई भी फसल में बीच में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं। और रेगुलर स्प्रे आप अगर ये ठंड के मौसम में करेंगे तो आपकी फसल में बड़ा फायदा, मैंने कल भी बताया था कि एटमॉस्फेयर जो बदलता है, ये जो ठंड पड़ती है, ओस गिरता है, जो गर्मी कभी कभार ठंड में भी हो जाती है, उसमें मेंटेन करने में ये फसल पहले नंबर, ये जो सीवीआर मेथड है वो पहले नंबर पे काम करती है। वो मैंने 3 साल से मैं देखता हूँ यहाँ पे गुजरात में। तो आप अपने हिसाब से जो कुछ चीज करना है तो आप सर के कांटेक्ट में रहिए और ऐसे ही आप उनको पूछ सकते हैं। हम भी 2-5 दिन में उनको पूछते हैं कि सर उसमें क्या हम ये कर सकते हैं, ये करने से क्या रहता है। वो ऐसे ही हम इस मेथड को पूरे देश में अलग अलग लोग, संकल्प शर्मा जी वहां पे काम कर रहे हैं, राहुल कंवल जो है वो भी हिमाचल में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो इस मेथड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे।
जी सर, निश्चित ही आने वाले समय में जो सभी किसान बंधु अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं इस मेथड को लेकर के, तो उनसे वार्तालाप करेंगे और जो उपस्थित हमारे आदरणीय किसान बंधु हैं, वो अपने रिजल्ट के बारे में भी बताएँगे। कुल मिलाकर बात ये है कि ये तकनीक एक जगह पे प्रयोग की गई है या इजाद की गई है, बनाई की गई है, आगे लाई गई है, लेकिन हमने अपने-अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने-अपने जो एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस के मुताबिक और मिट्टी के गुणवत्ता के मुताबिक हमने यूज़ करनी है। वो उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हम त्रिफला या गिलोय या फिर कोई दवाई बच्चे की या बड़े की या छोटे की अ, ऐज के हिसाब से या उसकी जो बीमारी के हिसाब से लेते हैं, उसी तरह से हम खेतों में भी इनका प्रयोग ऐसे करेंगे डिमांड के अनुसार करेंगे। और इसी क्रम में आदरणीय मनीष माले जी, आपका हैंड रेज़ है, आप बात रखिएगा। मनीष माले जी तक आवाज़ जाए आपसे पहले आदरणीय राकेश गौर सर, आपका हैंड रेज़ है। सदन में नमन सभी को। सर जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे कि हमारे यहाँ अधिकतर गेहूं, चना और मक्का, धान और एक मूंग की फसल, ये ऐसी 5 फसल मेन रहती हैं। और मेरा थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि ये जो फसलें हैं तो इन पे आपका कोई ऐसा प्रयोग हो जो कंप्लीट पैकेज डाल करके और उत्पादन एक एवरेज इतना निकाला हो, ऐसा कोई कंप्लीट पैकेज हो तो थोड़ा सा उस पर मार्गदर्शन करते तो हम उसी थीम पे काम कर सकते हैं। ऐसा पैकेज एक एक फार्मर कैसा करता, पैकेज करके हर फार्मर को देना, ये सरकार की मदद से होता, मगर इंडिविजुअल फार्मर कैसा पैकेज करके आपको दे सकते? पैकेज पूरा ये बुक एक लीफलेट फिलअप करके देना पड़ेगा, वो कौन करेगा? जी, वो मुश्किल की है, वो सरकार अगर भारत सरकार चाहे तो कर सकते, किसानों का भलाई के ग्राहक का ये के हेल्थ के लिए ये सरकार अगर चाहे तो कर सकते, अपन इंडिविजुअल से नहीं हो सकता ये। जी जी, कुल मिलाकर के बात ये है कि एक किसान ने अपने प्रयोगों से कुछ तकनीक आगे बढ़ाया है। अब उसको अपने खेत भी करना है, अपना परिवार भी चलाना है और इस कार्य को आगे बढ़ाना है। लेकिन जो आगे की जो प्रसार व्यवस्था है, एक्सटेंशन व्यवस्था है और उसका प्रचार-प्रसार है, उसमें अन्य जो हमारे संस्थाएँ हैं, सरकार है या उनके सहयोगी है, उनको भी आगे बढ़ना होगा, तभी ये अच्छे कार्य आगे बढ़ेंगे। कल भी ये चर्चा आदरणीय गौर साहब में चल रही थी कि जी जब ये तकनीक इतनी अच्छी है, प्रभावी है, लेकिन फिर आगे बढ़ने के लिए हमारा कदम क्या उठे? लेकिन इसमें इसके पीछे बहुत सारे कारण किसान जो कि जैसे आप कार्य कर रहे हैं, आपने अच्छी तकनीक को बढ़ाया, अच्छी बात को रखा, लेकिन आप फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे। फिर क्योंकि इस मंच के माध्यम से भी और रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी और किसानों के माध्यम से भी ये बात निश्चित ही सामने जानी चाहिए कि जो तकनीक हो, जो फसलें हों, जो प्रजाति हो या जो कृषि व्यवहार हो, अच्छा हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए सबको सामने आना होगा। संभवतः सरकार के माध्यम से कार्य आगे बढ़े तो और अच्छा रहेगा और इसी क्रम में आदरणीय मेरे ख्याल से रामेश्वर सर का जी, आपका अपना हैंड रेज़ है। जी सर। ओम सर। महेश जी बोलिए, महेश माले जी बोलिए। ओम सदन को नमन। और मैं कल के हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है। बोलिए आप बोलिए। जी, मेरा अतिथि महोदय से एक थोड़ा सा विनम्र निवेदन था कि जैसे हम भी जैविक के कुछ किसानों को साथ में लेके काम कर रहे हैं, महेश्वर जिला खरगोन MP मध्य प्रदेश। तो कपास और प्याज के लिए और गेहूं के लिए कोई शेड्यूल हो जो CVR तकनीक का है तो कृपया करके वो बताएं।
और यदि सर का नंबर मिल सकता है, कपास की खेती स्पेशली ये महेश्वर बेल्ट जो है अभी एमपी का, इधर किसान छोड़ने लगे हैं कुछ वजहों से, तो उसमें यदि सीवीआर तकनीक से कुछ मदद मिल जाए। धन्यवाद। कपास कपास तो अभी गुजरात में, पंजाब में यूज कर रहे हैं ना ज्यादा से हमारा आंध्रा में भी यूज कर रहे हैं ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं हो रहे। मगर ये शेड्यूल करना, हर एक फसल को शेड्यूल करके देना बोल तो मुश्किल होगा ना एक फार्मर के लिए। हाँ, कौन देना है ऐसा शेड्यूल करके? सर यदि शेड्यूल संभव नहीं है तो कपास में हम किस विधि से सीवीआर तकनीक को ये अप्लाई कर सीरिया सकते टेक्निक यही अरंडी तेल, रीटा और सबसाइल, ये छिड़काव करते रहो। तो एक बार डोज थोड़ा जम कम ज्यादा करके, और अंकुरित गेहूं, अंकुरित सोया, ये भी करके इसके साथ सबसाइल एक दफा ऐसा है कि अगर कीटों का प्रकोप ज्यादा रहने से, अभी तक बोले ना ये अरंडी तेल, बड़ा बड़ा हैं। जी कीटों को ये करना बोल तो अरंडी तेल, सिर्फ मिट्टी दोनों मिला के छिड़काव करे तो। और रीटा क्या हो रहा है, रीटा सबसाइल में इसका चिकपना को न्यूट्रल कर रहे, कम कर रहे, जी और इससे जी बड़े बड़े कीड़ा जल्दी नहीं मर रहे। जी जी छोटे छोटे कीड़े खाने के बाद, वो पत्ता खाने के बाद मर रहे, मगर इससे भी नियंत्रण हो रहे। पर बड़ा बड़ा जी कीड़े ऐसी नहीं मर रहे। ये सिर्फ ने- अरंडी तेल और मिट्टी सबसाइल स्प्रे करे तो ये चले जा रहे। जी, तो ये जो उर्वरक हम देते हैं यूरिया डीएपी वगैरह जो किसान यहाँ पे दे रहे हैं, जिनको हम छुड़वाने की कोशिश में अभी लगे हुए हैं, तो उसके लिए फिर सब्स्टिट्यूट में ये काम आ जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है सर जी, जैसे कपास का बीज जमीन में रखा, तो पहले तो उसको काटने वाली इल्ली आती है जो बिल्कुल अंकुरित होते समय काट देती है। वहां से बचा के बाहर निकाल के लाए तो उसके बाद में थ्रिप्स आती है। थ्रिप्स से फिर बचा के लाए तो माहू आती है। माहू से भी बचा लिया तो फिर गुलाबी सुंडी आ जाती है। तो कपास में तो समझ लो कि एक वार ही चलता है, समझ लो 4 से 6 महीने एक वार चलता है। और अभी अब वो ढेंडू स्टेज पे आ चुके हैं। तो अब ये तो खैर प्रकृति की मार है, बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा इन चीजों के लिए थोड़ा सा कोई परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता, क्योंकि किसान बहुत परेशान है इन चीजों से, क्योंकि वो यूरिया डीएपी नहीं डालेगा तो उत्पादन नहीं आएगा, यूरिया डीएपी डालता है तो बीमारियां आती है। तो ऐसा कोई मतलब एक बीच का रास्ता निकल जाए। देखिए आप अभी यूरिया के जगह में सोया का अंकुरित करके, सोया बहुत बढ़िया काम कर रहे तो हैं। सोया को अंकुरित फॉस्फोरस, करके कैसे उपयोग में लेना है सर जी? हाँ, सोया को अंकुरित करके उपयोग में कैसे लेना है? वो कूट के एक 4-5 दिन ऐसा ऐसे ही रख के, फिर जी जी स्प्रे में डालो, नहीं तो मिट्टी में मिक्स करके हाथ से छिड़काओ, पौधे के छीट पास दो। जैसे यूरिया छिटकते हैं उसी उसी तरीके से। हाँ, जी जी। अभी प्याज की फसल अब लगने वाली है सर जी जी, जी थोड़ा सा प्याज के अरे लिए। मनीष माली जी, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय कम है और हैंड रेज हाँ अधिक हैं। तो हम आपके पास अगर समय रहा तो पुनः वापस आना चाहेंगे। और जी बिल्कुल, कोई एक संपर्क हो तो संपर्क अवेलेबल करवा जरूर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। चैट बॉक्स में संपर्क नंबर डाल दिया गया है। मैं ये आदरणीय किसानों को ये बताना चाहूंगा कि ये जो तकनीक है अपने खेत की पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी को, खेत में बोई जाने वाले अनाजों के पौधों को, और कुल मिलाकर के खेत की मिट्टी से लेकर के फसल की सुरक्षा तक के लिए ये तकनीकी उपयोग में ली जा रही है, अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर आपके क्षेत्र में अगर आप ये प्रयोग अभी आप करने जा रहे हैं, लेकिन सामने इमरजेंसी आ गई है, आपके खेत में पतंगों का आपने खेत में बो लिया है और कोई ऐसी योजना नहीं है, तो हम अपने खेत के कीटों को जाने, पहचाने कि क्या-क्या कीट हैं, और उसका नियंत्रण करने के लिए हम ट्रैप्स का भी उपयोग कर सकते हैं।
क्योंकि ये तकनीक तो एक सस्टेनेबल टेक्निक है और अपने खेतों को अच्छा करने के लिए। लेकिन आप तुरंत में आप क्या करें, या फसल तैयार आप करने जा रहे हैं तो क्या करें, उसके लिए आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी, आपका हैंड रेज है। जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आप बोलिए। अरे मैं सुन रहा था अभी, जैसे जो न्यूट्रिएंट्स की बात है कि कौन सा हम डालें, कितना डालें। सबसे पहले तो सॉइल टेस्टिंग करा लेना, कोई नज़दीकी अगर सरकारी लैब हो वहाँ जाकर के अपनी मिट्टी की जांच करा लें, पता है जांच में तत्व है और वो डाल रहे हैं दवा बिना सोचे समझे या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। तो पहले तो जांच कराने किसकी कमी है, और जितनी कमी है उतनी डालें। अभी कहते जिप्सम कितना डालें, वो सब रिकमेंडेशन वहाँ दे देते हैं कि कितनी ज़रूरत है, कितनी मात्रा डालें। ऐसे जो कीड़ों का भी जैसे बात कर रहे हैं, अभी आप तो खुद देखें, आप बता सकते हैं, जो मेरे यहाँ किसान प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई जो स्प्रे इसके जैसे चाहे जो सब सॉइल का स्प्रे करना है, वो थोड़ा मेहनत का काम है। उसके अगर बीच में ये जो ट्रैप्स हैं, लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, ये सब यूज करें तो काफ़ी आसान हो जाए। खास कपास में जितना अंधाधुंध दवा पड़ रही है, वो दवा लगभग 80% खाली लाइट ट्रैप अगर लगा दें, वही सेंसर बेस सोलर वाला, और फेरोमोन ट्रैप जो इल्ली के लिए आता है, वो सोलर लाइट, वो फेरोमोन ट्रैप भी आता है। और अगर कहीं दिखाई पड़े तो ये जो बायोपेस्टिसाइड हैं, जो बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, बहुत अच्छा काम करते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर कर दें और बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद। जी, निश्चित ही ये बात स्पष्ट है कि जब हम अपने खेत में काम कर रहे हैं तो अलग-अलग तकनीकों का उपयोग जो हो सके हम करें, निश्चित ही करें। हाँ, जैसे सीबीआर तकनीक है, इसको अपने खेतों को स्वस्थ बनाने के लिए आज से अगर हम शुरू करते हैं तो आगे के लिए स्वस्थ बनाने के लिए एक अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन जो डॉक्टर विनय कुमार सर ने कहा है कि हम जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं, सोलर ट्रैप्स हैं या स्टिकी स्टिक्स है, इसको हम एक गार्ड के रूप में अपने खेतों में लगाएँ, ताकि हम, क्योंकि तुरंत में तो कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं और हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम जहर बरपाएँ, जहर फैलाएँ। उससे अच्छा है कि हम ट्रैप्स करें उन कीट-पतंगों को और अपने खेतों में आने से रोकें उनको। ये जो तकनीक है, क्योंकि इस पर हमारी यहाँ चर्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और हम सिलसिलेवार अपने खेतों में प्रयोग करें। लेकिन पहले खेतों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कीटों के आतंक से बचाने के लिए हम इनका प्रयोग करें। हाँ, खेत में एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन से पहले अगर हम खुराक डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उससे पहले आवश्यक हो जाता है कि हम सॉइल टेस्ट करेंगे। तो हम सॉइल टेस्ट के माध्यम से और सरल हो जाएगा कि हमें कौन-सा एलिमेंट्स को देना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम जो सीबीआर तकनीक के माध्यम से हम दे रहे हैं, उसमें निश्चित है कि बहुत बड़ा यानी रेशियो में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकेंगे। हम खेत के हिसाब से वो जो चीज़ें कही गई हैं, उसके अनुसार हमारे खेतों की स्वस्थता यानी उनका हेल्थ बना रहेगा। पर हम दूसरे प्रयोग भी हम करें, वो उसमें कोई हर्जाना नहीं है। जहाँ हम ज़हर फैलाने की बात कर रहे हैं और ज़हर से बचने की बात कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम यानी अपने सॉइल को टेस्ट कर लें, उसके बाद सीबीआर तकनीक को लगातार यूज़ करते रहें, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर और अपने खेतों की सुरक्षा के लिए ट्रैप्स की व्यवस्था बनाए रखें। क्योंकि अब समय हमें इजाज़त दे रहा है आगे, लेकिन डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया अपनी बात रखिएगा। तत्पश्चात हम आएँगे डॉक्टर रोशन लाल सर तक और वो आज का कार्यक्रम संपन्न भी करेंगे। डॉक्टर दुबे सर। जी ओम सर सर, माइक आदरणीय शरद वर्मा जी को बुलाएं। जी दादू, कल भी रहेगा ना, कल देख लेंगे। नहीं, आदरणीय वर्मा सर, जब तक कि डॉक्टर किशोर दुबे सर का उनकी वॉइस पहुंचती है, आप बात रखिएगा जरूर। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आज बहुत सारी हम लोगों ने पद्धति सीखी। मुझे ये लगा कि सर की जो पद्धति है वो अपने खेत के अनुसार अपने को करना है, सब सॉइल लेनी है अपने को, और जो अपना अंकुरित गेहूं है और जो अपनी सोयाबीन है वो अंकुरित करके अपने खेत के अनुसार लेना है। और मुझे ऐसा जहां तक समझ आया है कि जो अंकुरित सोयाबीन है
उससे अपनी जो डीएपी की पूर्ति है और यूरिया की वो भरपूर हो सकती है और उसकी मात्रा आपको खेत के अनुसार लेनी है। ऐसे सर के मेरे को ऐसी चीजें समझ आई हैं। और इसमें जो सब सॉइल और उसमें अपन करते हैं तो उससे शायद वो कीट कम लगते हैं, क्योंकि पत्तियों में जब मिट्टी की खुशबू आती है तो शायद कीड़े अंडे नहीं देते। इन चीजों को मुझे समझ आया है सर से, और इन्हीं से मिलती जुलती जो अपने खेतों में जो अपन लोगों की अन्न फसलें हैं उस हिसाब से अपन लोगों को डोज जो है वो बनाना है और उसके प्रैक्टिकल करते हुए अपने खेत में खेती करना है। जी सर, बहुत धन्यवाद। मुझे इतना ही समझ आया तो मैं सदन में रखना चाहता था। जी ओम प्रणाम। जी, दिनेश सर। धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर। ये निश्चित ही आपने कहा है, ये खेत में प्रयोग करने की बात है और कुल मिलाकर के हम यानी किसी बात पे पहुँचते हैं, तो अपने खेतों को स्वस्थ करने की, अपने फसलों को स्वस्थ करने की बात है और कुल मिलाकर के अपने खेतों की इकोलॉजी को, पारिस्थितिकी को बढ़िया करने की बात है और उसमें हमें जो आवश्यक कदम हैं, हमें उसके लिए उठाने की बात आदरणीय विनय कुमार सर ने भी कही है और आपके माध्यम से भी आई है। अब मैं, क्योंकि दुबे सर की वॉइस हमें पहुँच नहीं रही है, मैं आदरणीय रोशन लाल राउत सर तक पहुँचता हूँ और उनसे ये निवेदन करता हूँ कि आज की चर्चा को समेकित करते हुए, कंक्लूड करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय वेंकट रेड्डी सर का धन्यवाद करें और अपनी बात भी साथ में रखें। जी धन्यवाद दिनेश जी। मंच को सादर प्रणाम। सभी हमारे मेहमानों को, हमारे किसान भाइयों को सादर प्रणाम। बड़ी सुंदर चर्चा हुई है आज। निश्चित रूप से जैसा रेड्डी साहब ने बताया और हमारे गुजरात के जो हमारे वो उनके जो वो हैं कांजी भाई हाँ कांजी भाई जो ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे रेड्डी साहब के, मतलब जिस वो पूरे देश की बात कर रहे हैं। बाबला जाट जी हमारे चंडीगढ़ से जाके वहां पे हरियाणा से जाके पंजाब में खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, और वो भी इस टेक्निक को उपयोग कर रहे हैं। हरियाणा में, हिमाचल में, हर जगह ये जो सीवीआर टेक्निक है इसका उपयोग हो रहा है और निश्चित रूप से हमको इसको प्रायोगिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसा हम साइंटिफिक बात करते हैं कि हम ये एनपीके डाल रहे हैं। ये जो हमारा मतलब जिसकी हम जो अभी आधुनिक खेती की हम बात कर रहे हैं उसमें सब चीजें फिक्स हैं और वो उसके हिसाब से है। क्या सॉइल एनालिसिस होगी, किस तरह की होगी, यहाँ हमको व्यवहारिक चीजों को मतलब ज्यादा उसको करके, और इस पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता भी, इस पे काम नहीं हुआ है। जो रेड्डी साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से कि हमने एक चीज बता दी आपको कि ये लाइन पे आपको काम करना है और अब आपको देखना है कि इससे हमको क्या क्या किस किस चीजों में उपयोग कर सकते हैं, किस प्रमाण में उपयोग कर सकते हैं, चीजों के साथ उपयोग कर सकते हैं। क्षेत्र विशेष के हिसाब से चीजें बदल सकती है, क्योंकि हर क्षेत्र में फसल अलग होती है। उसकी दूसरी वहां पर जो फसलें हो रही है उपलब्धता भी होना चाहिए। अगर हम चीजों का उपयोग करने की बात कर रहे हैं और वो फसल वहां उपलब्ध ही नहीं है तो हम वैकल्पिक चीजों की बात करनी है। हमको बात की जी ने बोला कि हम एलोवेरा का भी उपयोग कर सकते हैं, तो कई सारी चीजें स्प्रेडर के रूप में अलग अलग तरह से हम इन चीजों को जब उपयोग करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेंगे। हमको देखने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से इस टेक्निक से हमको फर्टिलाइजरों से, केमिकल से दूर हो सके। और इसमें कहीं भी रेड्डी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो हमारे स्थापित तकनीक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की